जी सर। चलो तो फिर शुरू करते हैं। रेडी? जी सर। ओके। जी द सर टॉप रेडी। Mr. Ahmed, 35 years old, didn't respond to 3 trials of antipsychotic, antidepressant with CBT. He remained compliant throughout this duration. His son has told him about ECT. He wants to know about it and whether it might be an option in his case. Provide him detailed information about the physical treatment of ECT. चलो start. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है। ये कमरा इम्तिहान है और मुझे असातिज़ा ने हदायत दी है कि मैं आपको एक मशीनी तरीका इलाज, जिसको कि हम अपनी ज़ुबान में ECT या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं, उसके बारे में मालूमात फ़राहम करूँ। उम्मीद है कि आप मुझसे ताउन करेंगे और इस तरह होने वाली तमाम गुफ्तगू हमारे बीच में ही रहेगी और आपकी इजाज़त के बगैर किसी दूसरे को मालूमात फ़राहम नहीं की जाएँगी। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? जी मेरा नाम नासिर है। जी, नासिर साहब आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 साल। जी, नासिर साहब और आप क्या काम करते हैं? मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जी, नासिर साहब क्या आप बल्कि मशीनी तरीका इलाज जिसको कि हम ECT कहते हैं, उसके बारे में पहले से कुछ जानते हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में एज सच इतला नहीं, मतलब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जी, मुझे जी, क्योंकि मैं बहुत अरसे से दवाइयाँ खा रहा हूँ और अभी भी जी, मुझे कुछ मसाइल मुसलसल हो रहे हैं, तो जी, फिर मैंने मेरे बेटे ने इस पे तहकीक की और उसने कहा कि जी आप ECT करवा लें। तो मैंने जी, डॉक्टर साहब से राब्ता किया और उन्होंने आपके पास भेज दिया कि इस सिलसिले में सारी तफसील आप मुझे बताएंगे। जी, जी, नासिर साहब मैं अब तफ़सील से बताऊँगा। जैसा कि आपने इस दौरान अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझे इससे दोबारा पूछ सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे अपनी बीमारी की वजह से, तो 2-3 आपने अद्वियात इस्तेमाल की और उनका कोई आपको खातिर का फ़ायदा नहीं हुआ। इसके साथ-साथ आपने बातचीत के ज़रिए भी इलाज कराया होगा यकीनन, उसमें भी आपको खातिर का फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका एक और इलाज भी है, जिसमें कि हम बरक़ी शवाएँ देते हैं। मशीनी तरीका इलाज जिसे कहते हैं और इसको हम अपनी ज़ुबान में ECT कहते हैं। ये जो तरीका इलाज है इसमें हम आपको मैं ये समझाऊँगा कि इसमें हम करते क्या हैं। इसमें हम मरीज़ को बेहोश करते हैं, जो कि एक जो माहिर जो बेहोशी के माहिर डॉक्टर हैं, उनके साथ मिलके ऑपरेशन थिएटर में, और वहाँ पे एक मशीन के ज़रिए बरक़ी शवाएँ लगाते हैं। और इस बरक़ी शवाएँ, अच्छा इससे आपने घबराना नहीं है कि कोई इससे आपको नुकसान पहुँचेगा, वो मैं आपको तफ़सीलन बताऊँगा कि काफ़ी ये सेफ तरीका इलाज है। और इस जब ये बरक़ी शवाएँ लगाते हैं, तो इसमें दिमाग में एक दौरे की कैफ़ियत भी पैदा होती है और ये कैफ़ियत बिल्कुल आर्ज़ी होती है और जब मरीज़ को होश आता है, तो इसका मिज़ाज बेहतर हो जाता है और उदासी और मायूसी भी में वाज़िया कमी आती है। अच्छा, ये अब आपका ये सवाल था कि ये कब हम इस तरीका इलाज की तरफ जा सकते हैं। उसमें एक बुनियादी अहम बात है कि पहले हमारी कोशिश होती है कि दवाओं के ज़रिए इसका इलाज करें। अगर मुख्तलिफ दवाएँ नाकाम रहें, तो हम इस तरीका जो बरक़ी शवाओं वाला ECT वाले इलाज की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर मरीज़ की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाए, अब ज़्यादा ख़राब होने में मसलन के कुछ मरीज़ ऐसे हो सकते हैं कि जिन पे खाना-पीना छोड़ दें या कुछ खुदकुशी के ख़्यालात आ रहे हों, उसमें भी ये तरीका इलाज की काफ़ी अहमियत है। अब अभी तक की बातें उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। इस दौरान कोई आपको समझने में दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर 2-3 अद्वियात फेल हो जाएं, नाकाम हो जाएं, तब भी ये इलाज काम करता है, या खुदकशी के ख्यालात ठीक ना हो तब भी ये इलाज काम करता है? जी, जी, इसके अलावा भी कोई और वजूहात या सबब हैं जिनके बाद ये इलाज किया जा सकता है? जी, जी। ये मैं तो आपको डिप्रेशन की आपकी बीमारी के मुतालिक बता रहा था, इसके अलावा भी कुछ बीमारियाँ हैं, जैसा कि एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं, उनमें कैटाटोनिस
कैटाटोनिया एक हमारी मेडिकल इस्तिलाह में एक कैफियत है जिसमें कि मरीज बातचीत करना बंद कर देता है, हिलना जुलना बंद कर देता है। उसमें भी हमारी साइंसी तहकीक बताती है कि इस तरीका इलाज का काफी फायदा है। और इसके साथ साथ कुछ जगहों पे ये जब सवियर मेनिया जिसको हम कहते हैं, मेनिक एपिसोड हो, उसमें भी ये जिसमें कि मजाज तेज हो जाता है, उसमें भी इसका असर है, जिसके मस्बत असरात सामने आए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस इलाज का हम कैसे के इलाज से पहले क्या क्या चीजें मरीज देखिए के डॉक्टर साहब, करने की मुझे जरूरी है। जो मेरे जी जी बेटे ने देख के बताया उसमें उसने कुछ और भी चीजों का बताया था, जो जिसमें ये इस इलाज इस्तेमाल होता है। कुछ हामला औरतों का भी जिक्र कर रहा था और कुछ और भी। तो आपके ख्याल में और भी कोई है? हाँ जी, ये जिनमें मैं तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि मैं जी अपने जी ज़हनी तौर पे बिल्कुल क्लियर हूं कि ये जो जी एक तरीका इलाज किया जा रहा है ये ठीक है और मेरे लिए ही है। जी, इसमें ये है कि इसमें हम पहले आपके सारे तफसील से आपकी नहीं, बीमारी मैंने जो का। सवाल आपसे पूछा डॉक्टर साहब जी जी कि वो जी जी हामला औरतों का भी जिक्र था और कुछ और भी जिक्र था, वो कौन सी चीजें हैं? जो हामला खवातीन में भी हम ये इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम साइकोसिस पूछ रहा हूँ। वन ऑफ जी द जी इंडिकेशंस ऑफ द ईसीटी इज पोस्टमार्टम साइकोसिस, कैटाटोनिया, रेजिस्टेंट डिप्रेशन, रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया, रेजिस्टेंट मेनिया एंड इंट्रैक्टेबल पार्किंसनिज्म। ओके, इंट्रैक्टेबल पार्किंसनिज्म। तो ये आपको इंडिकेशंस इस वक्त सारी बयान करनी है। जी जब ये सवाल पूछ लिया कि और क्या जी इंडिकेशंस हो सकती हैं, तो फिर आपको ये सारी इंडिकेशंस बयान करनी है। उसमें पोस्टमार्टम ठीक है। साइकोसिस का आपने जिक्र नहीं किया। मैं जी तो नहीं किया। लेमैन हूं ना, तो मैंने हामला औरत का लफ्ज यूज किया, लेकिन एक्चुअली जी वो पोस्टमार्टम साइकोसिस है। जी ठीक सो होगा, वो ये मैं ऐड इंडिकेशंस कर भी लूँ। बतानी है। ठीक है, आगे चलें। जी, नासिर साहब, इलाज से पहले हम आपकी बीमारी की मुकम्मल तफसील लेंगे और आपका मुकम्मल तिब्बी मुआयना भी करेंगे। खून के कुछ टेस्ट जिसमें खून के कुछ टेस्ट करवाएंगे, उसके साथ साथ दिल की पट्टी का टेस्ट करवाएंगे, सीने का एक्सरे भी करवाएंगे, और बाद में आपका बेहोशी वाले डॉक्टर से मुआयना भी कराएंगे ताकि ये तो तसल्ली ये कर डॉक्टर लें। साहब टेस्ट बेहोशी वाले डॉक्टर के लिए जरूरी है या आपके लिए जरूरी है? इसमें देखें, हमारे लिए भी जरूरी है, लेकिन इसमें ज्यादा बेहोशी वाले डॉक्टरों के लिए भी जरूरी है कि अब हम खून के जब टेस्ट करवाएंगे उसमें हमें पता लग सकता है कि कोई आपको कोई बुखार या इन्फेक्शन या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं। एक्सरे जब हम कराते हैं तो उससे हमें पता लगेगा कोई सांस का मसला या कोई ऐसी मसला तो नहीं कि जिसकी तो वजह से कोई आप ऐसे टेस्ट हैं जिससे डॉक्टर साहब ये आप देख सकें कि ये इलाज मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है? सो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे अंदर हों तो मुझे नुकसान पहुंच सकता है? जी, अगर आपका कोई दिल का दौरा पड़ा हो कुछ अरसे में तो ये मसला आ सकता है, ये इलाज हम नहीं कर सकते। अगर मुझे आपके दिल का दौरा पड़ा था डॉक्टर साहब 1 साल पहले, तो क्या फिर मैं जी ईसीटी नहीं लगवा सकता? नहीं, 1 साल में का ये हम आपका ईसीजी करवाएंगे और जो दिल के डॉक्टर से एक बार मुआयना करा लेंगे। अगर वो कहेंगे कि आपकी तबीयत अभी फिलहाल आपको कोई मसला नहीं है तो हम ये टेस्ट, ये जो इलाज है ये भी करवा सकते हैं। इसमें यूजुअली है acute myocardial infarction. In जी past 2 weeks time, if the person has developed acute myocardial infarction, that is contraindication. What else are the contraindications? अ, सर, इसमें दिमाग की शरियानों की अगर फूलने की बीमारी हो जिससे हम Aneurysm एन्यूरिज्म कहते हैं, उसमें भी इस और इलाज से परहेज किया जाता है। और और इसके साथ कोई अगर स्टेंट डला हो, कोई नहीं, स्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है acute myocardial इसमें infection, तरह infarction सॉरी, सॉरी, ब्रेन अच्छा। एन्यूरिज्म, ठीक है, या रिसेंट सीवीए, उससे जी कोई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, या जी तीसरी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइंस अगर हो तो आप ईसीटी नहीं देते। ठीक है सर, रेस और क्या इंट्राक्रेनियल कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ये 3 चीजें मेन हैं। एक, जी, acute myocardial infarction past क्यूट two एम आई। 10 to 2 weeks time. जी Second,
brain aneurysm or some sort of an infarction, some sort of possibility of cerebrovascular accident. And ठीक है third is, what is the third one? सर ये एस्थमा है सीओपीडी नहीं, सीओपीडी में आप यूजुअली अगर एनेस्थीसिया की फिटनेस मिल जाए तो लगा सकते हैं जी वो तो एनेस्थीसिया पे डिपेंड करता है ना अगर एनेस्थेटिस्ट कहता है कि जी मैं केटामीन में करवा देता हूँ या वो कहता है कि जी मैं प्रोपोफॉल लो डोज में करवा देता हूँ और सैचुरेशन ऑक्सीजन की मेंटेन कर लेंगे तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है एब्सोल्यूट नहीं ठीक है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एक्यूट मायोकार्ड इंफाक्शन और एक तीसरी और कौन सी है नहीं सर अभी याद आ रही एओर्टा में क्या होता है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा एग्जैक्टली सो अगर उसमें कोई पॉसिबिलिटी फीचर्स ऐसे कोई आ रहे हैं कि एओर्टा के रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं तो फिर उसमें आप अवॉइड करते हैं बाकी सारी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं एब्सोल्यूट नहीं है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में जैसे हाई ग्रेड फीवर है इट्स अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इट्स नॉट एब्सोल्यूट राइट हाई ग्रेड फीवर में ये होता है कि जी आपकी कोशिश होती है कि आप एफेब्राइल करके पेशेंट को ईसीटी दें या प्रेगनेंसी है एबॉर्शन का खतरा है तो उसमें आपको रिस्क और बेनिफिट असेस करके फिर ईसीटी लगानी ऐसी और बहुत सारी मेरा ख्याल है 11-12 रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं एब्सोल्यूट सिर्फ ये तीन ही हैं ठीक सर कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के लिए एक्सरे उसमें यूजुअली ये कि अगर उसको कोई पास्ट हिस्ट्री है साइन सिम्टम्स हैं तो आप एलिसिट कर लें अगर आपको कोई ऐसा साइन सिम्टम नहीं मिलता तो आमतौर पे इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है एक्सरे चेस्ट हम ऑलरेडी करवाते हैं क्योंकि एनेस्थीसिया वाले को मांगते हैं ठीक है तो उसमें अगर कोई फीचर ऐसा आ जाए तो आप रोक सकते हैं अदरवाइज नहीं ठीक है और आगे इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इलाज से पहले आपको कुछ हदायत हैं जो कि मैं भी अभी बताऊंगा और बेहोशी वाले डॉक्टर और नर्सेज भी आपको बताएंगी जिसमें कि एक ये है कि आपने जो इस इलाज से 8 घंटे पहले खाना पीना बंद कर देना है और इसके साथ कपड़े आपने तंग नहीं पहनने और जेवरात या घड़ी वगैरह कोई नहीं पहननी आपने जेवरात खवातीन के लिए मर्दों के लिए घड़ी ये सब बातें डॉक्टर नर्सेज दोबारा भी आपको याद कराएंगे और खुद डॉक्टर भी चेक करेंगे आपकी दवाएं भी इसके साथ साथ जो आप दवाएं खा रहे हैं वो भी चेक की जाएंगी हो सकता है कुछ अद्वियात जो आप ले रहे हैं उनकी मिकदार कम करनी पड़े या रोकनी पड़े इसमें ये सारा इसलिए ये सारी चीजें हम देखेंगे इसके साथ साथ जब ये इलाज होगा तो इसके आप कितना अर्सा तक चलेगा वो मैं अब बताऊंगा आपको ये आमतौर पे 8 से 12 सेशंस होते हैं और एक हफ्ते में 1 या 2 सेशंस से ये इलाज किया जाता है अगर अलामात में मैं जल्दी सेशन नहीं ले सकता कि मैं हर दूसरे दिन लगवा लूं नहीं जी ऐसे जो हमारी तहकीक के मुताबिक जल्दी सेशन ले ना usually the intensity so the frequency varies most of the people in the past they used to give alternate okay so अगर कैटाटोनिया है या पोस्टपार्टम साइकोसिस है तो हमें थोड़ी जल्दी है ना तो हम कोशिश करते हैं हम ऑल्टरनेट डेज पे ईसीटी लगा दें सो हफ्ते में 3 बन जाएंगी राइट लेकिन जनरली स्पीकिंग अस्पतालों में क्योंकि एनेस्थेटिस्ट की अवेलेबिलिटी और वो बाकी मसले होते हैं फिर हम उसको हफ्ते में 2 दिन कर देते हैं वो थिएटर हमें रोज तो नहीं मिलेगा लेकिन जिन डिपार्टमेंट्स में अपना सेटअप है राइट जैसे सर्विसेज में अपना सेटअप है उनके पास सारी मशीनें अपने डिपार्टमेंट में मौजूद हैं सारी चीजें तो वहां पे आप ऑल्टरनेट डेज पे भी उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं जी ठीक है सो फ्रीक्वेंसी वेरीज अगर आपकी पॉसिबिलिटी है तो हफ्ते में 3 दिन भी हो सकता है हफ्ते में 2 दिन भी हो सकता है लेकिन अगर आपको लगता है कि पहली ईसीटी के बाद उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ज्यादा हुई है तो आप उस हफ्ते में 1 दिन भी कर सकते हैं मेंटेनेंस ईसीटी आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में एक दफा होती है वो मेंटेनेंस ईसीटी होती है उन केसेस में जब हम ईसीटी को लॉन्ग टर्म सालों तक चलाते
ठीक है। मतलब मेरा एक पेशेंट है, वो रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया है, वो क्लोज़ापिन जी। और बाकी दवाइयां भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी उसको सिम्टम्स निहिलिस्टिक डिलूजन्स हो जाते हैं, तो जी। उसको मेंटेनेंस ईसीटी हम 2 हफ्ते में एक दफा देते हैं, जी। और उससे वो स्टेबल है, तो वो चल रही है, उसको मेरा ख्याल है जी। साल हो गए, राइट? सो इट जी। कैन कंटिन्यू फॉर दैट एज वेल। गॉट इट? गॉट इट। चलो आगे चलो। जब इसके बाद मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जब आप बेहोशी के बाद कुछ अलामात आ सकती हैं जो कि वक्ती तौर पे मुज़र असरात, जिन्हें हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं, लेकिन उनसे घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, वो वक्ती तौर पे होते हैं। अब उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? उनमें एक सर में दर्द हो सकती है, पट्टों में कचाव हो सकता है, उसके अलावा उल्टी या मतली आने आपको अलामत आ सकती है, या चक्कर भी आ सकते हैं। और इसके साथ-साथ कभी-कभार कुछ मरीज़ों में नई चीज़ें याद करने में मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें वक़्ती तौर पे होती हैं और ये बहुत जल्द ठीक हो जाती हैं, इससे घबराने की ये जो ज़रूरत नहीं। आपने डॉक्टर अगर कोई साहब मसला। बात की याददाश्त की खराबी की, जी, तो जी। ये याददाश्त की खराबी जो है वो कितने अरसे चल सकती ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक में ठीक हो जाती है आमतौर पे, है? Now, लेकिन कुछ anterograde amnesia can last for few months as well. So it varies from person to person. पर्सन। Usually, the short-term memory loss, which is again said to be short-term memory loss, जी। can last weeks to months, but it is reversible. सर, ये फर्स्ट सेशन के बाद इतना हो सकता है या टोटल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फर्स्ट सेशन के बाद भी हो सकता है? It is unpredictable and undocumented that how जी, much memory loss an ECT can cause. But जी, whatever the memory loss or the attention span deficiency is caused by ECT, it's जी, reversible. Some जी, people are okay in a week or 2 weeks time. Some people take longer, but it never lasts for more than 3 months. जी। ठीक है, ये सर मेरा एक बात थोड़ा क्वेश्चन है। सा जहन में रखना, ये वेरिएबल टाइम पीरियड है। ठीक है। ठीक है, आगे चलो। सर मेरा एक एक क्वेश्चन है। साइड इफेक्ट हो गया, तो डॉक्टर साहब अगर मुझे खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा सर में दर्द हुआ और ब्लड प्रेशर मेरा तेज हो गया, तो फिर मैं क्या करूं? जी, उसको हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को कम करने की कोशिश करेंगे, और तबीयत उम्मीद है कि वो आम तौर पे जल्द बेहतर हो जाती है। ओके, और सर में दर्द के लिए दर्द की गोली वगैरह कोई खा सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर साहब? जी, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस दौरान ये कुछ लोग समझते हैं कि शायद दवा छोड़नी पड़ जाए, तो आम तौर पे दवाएँ जो होती हैं वो साथ-साथ चलती रहती हैं। उनको छोड़ना डॉक्टर की इजाज़त के बगैर या उन्हें बताए बगैर छोड़ना बिल्कुल नहीं होता। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें तमाम समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात समझ परफेक्ट। नहीं आई, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते This हैं। was absolutely okay and fine, except for keep few things in your mind. जी सर, वो ECT, हाँ, ECT में कुछ वेरिएशंस जो लिटरेचर में हैं वो आपके जी, जहन में होनी चाहिए। जी, आईएमएम के लेवल्स पे आमतौर पे इतनी डिटेल में वो नहीं पूछते कि एंटेरोग्रेड एमनीजिया होगा तो जी, कितनी देर लास्ट करेगा, कोई रिसर्च जी, पेपर आपने पढ़ा इससे रिलेटेड या नहीं। लेकिन जी, एफसीपीएस पार्ट 2 के लेवल पे अगर ये क्वेश्चन आए, तो जी, उसमें आपको एंटेरोग्रेड एमनीजिया की फ्रीक्वेंसी, कितनी जी, राइट, उसकी प्रेवलेंस है, और वो जी, कितनी देर तक लास्ट कर सकता है, और वो कब खत्म होगा, वो सारी आपको पेपर रिसर्च पेपर के रेफरेंस के हिसाब से आपको कोट करनी होगी। इसी बिल्कुल। तरह अनमॉडिफाइड ईसीटी के बारे में आजकल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डिबेट चली है, जी, और इस डिबेट में कुछ साइकियाट्रिस्ट का ये ख्याल है कि अनमॉडिफाइड ईसीटी देने में कोई हर्ज नहीं है अगर रिसोर्सेज की कमी हो। जी, दुनिया में इस वक्त किसी भी जगह पे, इवन डेवलपिंग कंट्रीज में, अनमॉडिफाइड ईसीटी को अनएथिकल करार दिया गया, जी, और जब एथिक्स पे कोई बात आ जाती है उस पे जी, कॉम्प्रोमाइज नहीं जी, है। सो ये बात आप जहन में रखें कि अगर, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर पाकिस्तान में ये बिलीव करते हैं
कि अगर जी पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता मॉडिफाइड ईसीटी तो कीमत बहुत ज्यादा होती है, खर्चे होते हैं, एनेस्थेटिस्ट की जरूरत पड़ती है, ब्ला ब्ला, तो अनमॉडिफाइड लगाई जा सकती है। जी लिटरेचर ये कहता है जी कि अनमॉडिफाइड ईसीटी, ये एफसीपीएस के लेवल पे, आपके लेवल पे नहीं है, जी बस बता रहा हूं क्योंकि बात हो रही जी है सर जरूर। कि ईसीटी अनमॉडिफाइड एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जी अब सर अनमोडिफाइड। इंटरनेशनली एंड ग्लोबली। इसलिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं। जी ठीक है, पहली बात तो एग्जामिनर के साथ झगड़ा ना करना। अगर बिल्कुल। तुम्हारा एग्जामिनर बाय चांस कोई ऐसा आ गया है जो इस फेवर में है कि अनमॉडिफाइड ईसीटी दी जा सकती है, जो कि हैं जी आपके एग्जामिनर्स में, कुछ एग्जामिनर्स ऐसे हैं जो इस फेवर में हैं, जो डिबेट करते हैं इस बात पे कि अनमॉडिफाइड ईसीटी दी जा सकती है, सो जी साइंटिफिक लिटरेचर इसका सपोर्टिव नहीं है। नहीं। ओके। लेकिन आपने बहस नहीं करनी। अगर वो क्या, जी नहीं नहीं अनमॉडिफाइड ईसीटी जो है वो पेशेंट इतने पैसे कैसे अफोर्ड कर सकता है, इसमें एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो लगाई जा सकती है, तो वहां पे चुप कर जाना, जी एग्जामिनर से आर्ग्यूमेंट नहीं करने। ठीक है। ठीक है, वैसे बता रहा हूं फिर से दोबारा कि अनमॉडिफाइड ईसीटी अनमोडिफाइड अनएथिकल। अनएथिकल। और जब ठीक है राइट। एथिक्स की बात आ जाए तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है वो बिल्कुल वो नॉन उसमें एक्सेप्टेबल। फाइनेंशियल और पर्सनल और बाकी चीजें कोई मैटर नहीं करती, वो एथिक्स जी की बात। एथिक्स जी और मोरालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है किसी भी हाल जी में। ठीक है, अब उसकी राइट। बहुत सारी वजूहात हैं कि उसको अनएथिकल क्यों कहा गया है। उसमें मतलब बहुत सारे व्यूज हैं, रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस को अप्रोच करके देखा गया है। सो फिर जी अल्टीमेटली कंक्लूजन ओवरऑल यही है कि इट इज अनएथिकल। अनएथिकल ठीक है, राइट। अच्छा सर एक क्लियर हो और गया। वैसे क्वेश्चन, हाँ, वैसे एक जो जनरल क्वेश्चन था कि डेवलप वर्ड्स में भी वो ईसीटी कॉमन है या अभी उसको कम हो गया? कहाँ डेवलपमेंट में? ये सर डेवलप वर्ड्स में इंग्लैंड या यूएसए कनाडा। वेरी कॉमन। वो जो जिस वेरी पेशेंट की कॉमन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको जी कि मेरा एक वो पेशेंट है ओके वो रेजिस्टेंट कनाडा में। स्किज़ोफ्रेनिया का, निहिलिस्टिक डिलूजन का, वो एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस ले रहा है, एंटी डिप्रेशन ले जी रहा है, बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है दवाइयों का, जी लेकिन उसको मॉडिफाइड ईसीटी वंस एवरी 2 वीक्स एज अ मेंटेनेंस ईसीटी दी जाती है। सो वो ओके। महीने में 2 दफा अस्पताल जाता है और जी वो डॉक्टर्स उसको ईसीटी लगा देते हैं, और वो पिछले जी 2 साल से वो चल रहा है। ये मेंटेनेंस ईसीटी इन क्रॉनिक रेजिस्टेंट पेशेंट्स इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ ईसीटी फॉर जी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। और उसमें भी कोई फिक्सेशन नहीं है कि ओके। मेंटेनेंस ईसीटी वंस कब? और ट्वाइस अ मंथ कितने अरसे के लिए दी जा सकती है। उसमें गैप ठीक है। देते हैं, पहले हर हफ्ते थी मेंटेनेंस पे, फिर 2 हफ्ते बाद एक कर दिया, अब हम सोच रहे हैं कि उसको 3 हफ्ते बाद एक दफा करें, फिर महीने बाद एक दफा करेंगे, और अगर पेशेंट ठीक रहेगा तो उसको ग्रेजुअली वीन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर जी पेशेंट को रिलैप्स हो, जो कि हमने 2 दफा ट्राई किया है और दोनों दफा रिलैप्स हुआ है, तो फिर हम लैब्स। उसको कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है। ठीक है, सो वो लॉन्ग टर्म ईसीटी डेवलप्ड वर्ल्ड में वो भी दी जाती है। पाकिस्तान में मैंने जी कभी नहीं देखा कि मेंटेनेंस ईसीटी चल रही हाँ पाकिस्तान में हो। हमें तो अगेन, कॉन्सेप्ट का आइडिया। हाँ, अगेन वेरिएशन है। और डेवलप्ड वर्ल्ड में भी ईसीटी उतनी ही कॉमन है जितना डेवलपिंग कंट्रीज में। सो यहाँ पे भी राइट। रेजिस्टेंट पेशेंट हैं, कैटाटोनिया है, पोस्टपार्टम साइकोसिस है, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज ईसीटी दी ईसीटी जाती बिल्कुल। है। इंट्रैक्टेबल पार्किंसनिज्म में ईसीटी दी जाती है। जी ठीक है, पार्किंसनिज्म की अगर वो 5 दवाइयां खा रहा है और फिर भी पार्किंसनिज्म कंट्रोल नहीं हो रहा, तो दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। सो जी सर डेवलप थैंक। कंट्री में, बल्कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम ईसीटीज एज कंपेयर टू पाकिस्तान ज्यादा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हर रोज हॉस्पिटल में तकरीबन 5 से 7 पेशेंट्स ईसीटी लेते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा शहर नहीं है। डेली। डेली। जी तो फिर पाकिस्तान में अगर ज्यादा ही आपके है पांच पाकिस्तान छह तो ज्यादा। अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल लाहौर में,
जिनमें ईसीटी दी जा सकती है, तो आप सोच लें कितने सरकारी अस्पतालों में ईसीटी इस्तेमाल हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में। लाहौर में तो आई थिंक कोई दो। भी नहीं, दो भी नहीं। आपके वार्ड में दो रोज दी जाती है? नहीं सर, रोज नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ सब हॉस्पिटल्स में भी नहीं दी जाती ईसीटी, तो यहाँ के तो मेजॉरिटी में नहीं दी जाती, बिल्कुल मेजॉरिटी में सेटअप ही एग्जिस्ट नहीं करते। सो बिल्कुल। ये आप ना सोचें कि डेवलप वर्ल्ड में ईसीटी बंद हो गई है, नहीं बंद हुई। डेवलप वर्ल्ड में जी ईसीटी ज्यादा दी जाती है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है सर। अब उसकी क्या वजूहत हैं वो मुझे नहीं पता, वो ऑब्वियसली लोगों की रिलक्टेंस है, स्टिग्मा है, क्या है, आई डोंट नो, बट डेवलप कंट्रीज में ईसीटी इज कॉमन, इट्स नॉट वेरी ठीक है सर। अनकॉमन। ठीक है, मुख्तलिफ जी साइकाइट्रिस्ट की ड्यूटी लगती है ईसीटी के ऊपर, और वो जाते हैं और वो उस ठीक है। दिन सिर्फ ईसीटियां लगाते हैं। वो सुबह 9 बजे से शुरू करके 12-1 बजे तक ईसीटियां ही देते रहते हैं। ठीक है। तो ईसीटी सो क्लिनिक टाइप, ईसीटी क्लिनिक टाइप जिस तरह क्लोजअप इन क्लिनिक। हाँ, एग्जैक्टली। केटामीन क्लिनिक भी है, रोटेशन। ईसीटी का क्लिनिक होता है, फिर डेपो क्लिनिक्स होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ हैं। अब आप ये ना जी सोचें कि पाकिस्तान में नहीं होती तो दुनिया में कहीं भी नहीं होती। अब पाकिस्तान के साइकाइट्रिस्ट का अपना मिजाज है, लेकिन इट्स वन ऑफ द जी साइंटिफिक, एथिकल, एक्सेप्टेबल वे ऑफ ट्रीटमेंट राइट। टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी ठीक है। अच्छा चलो, जी सर। अगला स्टेशन करें कि जी इससे सर। रिलेटेड कोई और सवाल पूछने हैं? नहीं सर, मेरा तो नहीं, किसी और का हो सकता है। किसी और का होगा तो वो बोल लेगा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ओके, सर मेरा एक अगला क्वेश्चन, स्टेशन। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है सर। श्योर श्योर। अच्छा सर, ये जो जब जैसे कोई भी स्टेशन आता है या इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब हम पेशेंट से किसी भी प्रोसीजर के उसे साइड इफेक्ट्स बता रहे होते हैं, तो उसमें किस हद तक हमें शुगर कोट करनी चाहिए चीजें? क्योंकि अगर लिटरेचर देखें तो ईस्टालोप्राम के इतने साइड इफेक्ट्स हैं कि अगर सारे हम पेशेंट को बताएंगे तो वो मना ही कर देगा। इसी तरह ईसीटी की भी अगर साइड इफेक्ट्स बताने पे आए कि लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता आपकी एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन से डेथ भी हो सकती है, ये भी, तो फिर तो वो रिफ्यूज ही कर देंगे। तो एग्जाम में भी और प्रैक्टिकली भी शुगर कोटिंग साइड इफेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी हमने करनी है? देखें, बात फिर वही है। अब जैसे हम इवन पाकिस्तानी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ की प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा। मेरा जुमला बड़ा एक सिंपल सा होता है, ठीक है, और मैं वो जुमला इस्तेमाल करता हूँ, वो आपको शायद अंदाजा भी होगा कि हर वो चीज जो यहाँ से अंदर जाती है, अगर उसका इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा। ठीक है, खाने में नमक ज्यादा डल जाए, वो साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है, और खाने में नमक मुनासिब होता है तो आपका खाना टेस्टी होता है। यही चीज आपने मरीज को होपफुली बतानी है कि जितने भी साइड इफेक्ट, और ये स्टेटमेंट अगर आपको साइड इफेक्ट से पहले बोल दें तो बहुत अच्छा है कि जी साइड इफेक्ट तो बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी साइड इफेक्ट की एज कंपेयर टू द बेनिफिट बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ द साइड इफेक्ट्स जो हैं वो रिकवरेबल हैं, और उन साइड इफेक्ट्स में कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं, खुदा न खास्ता, जो नुकसानदेह हो। और अगर कोई ऐसा साइड इफेक्ट भी है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह असेस करके, एवेलुएट करके ना होने दें। ये एक होपफुल सेंटेंस आपको मरीज को देना है। अगर आप होप जनरेट नहीं करेंगे तो मरीज तो ऐसे ही छोड़ जाएगा काम। जो आपने भी बात की, मतलब एक नॉर्मल सी बात है ना, आपने बात की कि दवाई की, अब एस्पिरिन है, इतनी कॉमनली खाई जाती, पैनाडोल इतनी कॉमनली खाई जाती है, लेकिन आप ये देखें कि 20 सैलिसिलेट की गोलियां खाने से डेथ हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है। 20 लिक्सोटनल की गोलियां खा के डेथ नहीं होती। लिक्सोटनल 100 भी खा लेगा तो नहीं मरेगा। सो डेंजरस क्या है? पैनाडोल। ठीक है, डेंजरस, सैलिसिलिक एसिड ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू एंटीसाइकोटिक। तो एक होप तो आपको मरीज को जनरेट करनी है साइड इफेक्ट से पहले कि देखें हर चीज के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके टेस्ट करवा के, मुख्तलिफ जगहों से मुआयना करवा के, खुद देख के उन साइड इफेक्ट्स को कम से कम कर दें। फिर भी अगर कोई आपको साइड इफेक्ट हुआ तो वक्ती होगा और हम उसको संभाल लेंगे।
और फिर जो मेजर साइड इफेक्ट जो इम्तिहान में वो सुनना चाहते हैं आपसे, आप वो बता देते हैं. Same goes in the real life situation in the clinics as well. When you are sitting, you give a medication to the patient, you tell them that there are possibilities of the side effects, लेकिन अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट महसूस हो, पूछ लें. अब आपने किसी को एरिपिप्राजोल दिया है, उसको छोटी सी डोज से ये कैथीजिया हो गया है, तो वो गुमना ना हो जाए बेचारा बर्दाश्त करने के चक्कर में. डॉक्टर ने कहा खाते रहना, छड़ना नहीं. उसको चाहिए कि वो रिपोर्ट बैक करे. अगर आपको लगे कि ये साइड इफेक्ट ऐसा है जो टॉलरेबल नहीं है, आप डिसकंटिन्यू कर. बट असेसमेंट को अपने हाथ में रखें. मरीज खुद से दवाई ना छोड़े. साइड इफेक्ट हो, रिपोर्ट करें. आप उसको रिपोर्ट करके देखें. एक पेशेंट था मेरा, उसको ओलैंजापीन से सीपीके रेज्ड होके रीनल फेलियर में गया. दैट वाज अबाउट 10-12 years ago in Pakistan and I reported it to the company. ठीक है, उस कंपनी को मैंने रिपोर्ट किया कि जी दिस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट व्हिच हैपेंड टू वन ऑफ माय पेशेंट्स विद दिस मेडिकेशन व्हिच इज नॉट रिपोर्टेड एज सच इन द मेजर साइड इफेक्ट्स. उनके लिटरेचर में तो 100-200 लिखे होते हैं, वो हर चीज कोई कवर कर देते हैं, लेकिन उसमें क्लियरली मेंशन नहीं था. सो कंपनी वालों ने फिर उसको हेड ऑफिस भेजा उस रिपोर्ट को. उसके बारे में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट करना एडवर्स इफेक्ट्स को टू द अथॉरिटीज इज वन ऑफ द ऑब्लिगेशन फॉर यू. अगर आपने देखा है कि ये रेयर साइड इफेक्ट मेरे मरीज को हो गया है, उसकी वजूहत जो भी हो, वो रेयर साइड इफेक्ट्स आपने रिपोर्ट करने हैं. एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग जरूरी है. ऐसा होता है आपकी क्लिनिकल लाइफ प्रैक्टिस में कि कुछ दवाई से ऐसे साइड इफेक्ट आ जाते हैं जो पहले कभी नहीं सुने होते, तो उनके बारे में केयरफुल होना. ठीक है, जवाब मिला तुम्हारा? जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच. अगला चलें. Mrs. Maham, 26 years old, recently divorced, has presented with complaints of fit-like activity that last around 30 to 40 minutes almost daily. After investigation, you have diagnosed it as a case of pseudo-neurological symptom disorder. Kindly provide informational care to the mother of the patient. समझ आ गया सिनेरियो? क्यों सुफियान? सुफियान खामोश हो गया. वो क्वेश्चन उनके माइक बंद हो गया. इस तरह ये नेट का कोई इश्यू आ रहा था. कोई बात नहीं. सवाल समझ आया कि दोबारा पढ़ूं? नहीं सर, मैंने आवाज नहीं आई. अच्छा, इसको अपने स्पीकर को ठीक करो और जवाब जब भी तैयार हो तो शुरू करो. Pseudo neurological symptom disorder. In past, it was called conversion or dissociation, and this patient is typically presented with that symptom, diagnosed case, and you are giving informational care to the mother. जी. चलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है और ये कमरा इम्तिहान है, और मुझे हदायत दी गई है कि मैं आपसे आपकी बेटी की बीमारी के मुतालिक बात करूं. उम्मीद है कि आप ताउन करेंगी. इस दौरान कोई आपको बात समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकती हैं, और इस दौरान होने वाली तमाम गुफ्तगू हमारे बीच में रहेगी. क्या आप अपना मुझे नाम बता सकती हैं? मेरा नाम नासरा है जी. जी नासरा साहिबा, आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 50 साल. जी, और आप पढ़ी लिखी हैं? मैंने बीए किया हुआ है. जी, और आपके कितने बच्चे हैं इनके अलावा? मेरी 2 बेटियां हैं और 3 बेटे. जी. अच्छा नासरा साहिबा, क्या आप जानती हैं कि आपकी बेटी को क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब पता नहीं, लेकिन इसको कुछ दौरे से पड़ रहे थे. हम अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने कहा कि जिस्मानी तौर पे कोई मसला नहीं है, आप ज़हनी अमराज के डॉक्टर को दिखाएं. जब उनको दिखाया तो उन्होंने किसी बीमारी का नाम लिया, लेकिन वो जाहिर है मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई.
तो जी उन्होंने कहा कि जी मैं अपने डॉक्टर साहब को कहता हूँ, वो आपको समझा देंगे, तो इसलिए फिर मैं आपके पास आई थी। जी, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपके जो आपको मालूमात थी आपने फराहम की। अब मैं आपको उनकी आपकी बेटी की जो बीमारी है उसके मुतालिक मालूमात फराहम करूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ जाएँगी। हमारी तशख़ीस जैसे कि आपने बताया कि उन्हें जो मसले मसाइल आपने बताए हैं, तो उसमें हमने जब इनको सारा देखा और उनके तमाम रिपोर्ट्स देखी और उनका तफ़सीली मुआयना किया, तो हम आपको बता सकते हैं कि उनको एक नफ्सियाती बीमारी है, जिसे अंग्रेज़ी में कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। इस इस बीमारी से कोई आपको घबराने की ना, ज़रूरत नहीं है। तुमने ये लफ्ज कन्वर्जन पहले नहीं बोलना। अब ओके, ICD-11 के तहत ये सूडो सूडोन्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर या पहले वक्तों में कन्वर्जन और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, तीनों चीजों को बोलना है। ठीक है, सूडोन्यूरोलॉजी इवन अगर तुम्हारा एग्जामिनर इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर लिख रहा है, जी, तो जब आप ऑस्की स्टेशन पे बैठे हुए हैं, तो जी, आपने कन्वर्जन के लफ्ज के साथ अकॉर्डिंग टू ICD-11 सूडो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर या राइट कन्वर्जन पुराना लफ्ज या डिसोसिएटिव अमेरिकी डायग्नोसिस, तीनों डायग्नोसिस में जी, आप ये बोलने से दो एडवांटेज होंगे। एक, राइट एग्जामिनर को ये अंदाजा होगा कि जी आपको ICD-11 का पता है। जी, कुछ चीजें इंप्रेशन डालने के लिए भी की जाती है ना, बिल्कुल, सो आपने इंप्रेशन डालना है। जी, सॉरी तुझे कट कर दिया, दोबारा शुरू कर दो वहीं से जहां से छोड़ा था। जी सर। अ, इस बीमारी में इंसान का जो ज़हनी तनाव और परेशानी होती है, उसकी जो अलामात हैं वो जिस्मानी जो परेशानी की वजह से जो अलामात हैं, वो जिस्मानी तौर पे ज़ाहिर होती हैं। जैसा कि कोई किसी को इसमें मुख्तलिफ़ जिस्मानी अलामात आ सकती हैं। जैसा कि किसी को कोई हाथ-पाँव ना हिला पाए या कोई बेहोशी के दौरे पड़ सकते हैं या जिस्म के झटके लग सकते हैं। और कुछ लोगों में हम ऐसा भी देखा गया है कि उनको देखने, सुनने या बोलने में भी मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को भूलने का मसला भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात जो अहम बात है, जो समझने की ज़रूरत है, ये तमाम अलामात किसी जिस्मानी वजह से नहीं होते, बल्कि इनकी वजह ज़हनी परेशानी होती है। लेकिन इसमें एक और बात जो घरवालों को समझने की ज़रूरत है कि ये अलामात मरीज़ जानबूझकर नहीं करता। हमारे यहाँ अक्सर ये ख़्याल किया जाता है कि शायद जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन इसको ये समझना घरवालों के लिए, आपके जो बाकी घरवाले हैं, उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अलामात मरीज़ जानबूझकर बिल्कुल नहीं करता। ये तमाम लाशऊरी तौर पे होता है। इसका बाद में इसको हम बताएँगे, इस आगे जाके जब इलाज में मैं आपको तफ़सील से बताऊँगा कि कैसे आपने इस चीज़ को देखना है। बाकी ये बातें हैं कि इसमें खतरनाक नहीं है ये बीमारी और इसका इलाज भी मुमकिन है। इसकी तशख़ीस के लिए हम मुख्तलिफ़ टेस्ट करते हैं, दिमाग के टेस्ट करते हैं, खून के टेस्ट करते हैं और वो सब टेस्ट जब ठीक आते हैं, तभी हम इस बीमारी की तशख़ीस करते हैं। नाज़िर साहबा, कोई बात जो मेरी समझ में ना आई हो अभी तक? इसमें डॉक्टर साहब एक चीज मुझे समझ नहीं आई, आपने कहा ये जी, जहनी परेशानी की वजह से बीमारी जी, होती है जी, और जी, जी, वो जिस्मानी तौर पे परेशानी का इजहार जिस्मानी तौर पे हो जाता है। तो जी, जी, जो जहनी परेशानी है वो तो हमें पता है, जिसकी अभी तलाक हुई है, तो जाहिर है ये थोड़ी जी, जी, अपसेट है उस मामले को जी, लेके। जी, लेकिन जिस्मानी तौर पे ये बेहोशी के दौरे क्यों पड़ रहे हैं? जी, जी। इसमें जो हमारी तहकीक जो साइंसी तहकीक ये कहती है कि कुछ मुख्तलिफ लोगों का जो मुख्तलिफ जो लाइफ़ में जो हालात आते हैं, जो मुश्किलात आती हैं, उनका मुकाबला करने की ताकत में फ़र्क होता है। उसकी वजूहात कोई ज़हनी जो कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर जिन्हें हम कहते हैं, उनकी मिक़दार कम-ज़्यादा होना भी हो सकता है। इसके साथ-साथ जो बचपन के हालात होते हैं, जो तरीके तौर जिस तरह वो ख़ानदान में बड़े होते हैं, तो उसकी वजह से भी उसका भी असर होता है और माहौल जो आप जिस इलाके में रह रहे हैं, उधर के माहौल भी उस चीज़ पे असर-अंदाज़ करते हैं। और कभी-कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो अपने इज़हार नहीं कर पाते, उन्हें भी ये मसला हो सकता है। इसलिए वो इसमें जब कोई एक उसकी शख्सियत का पहलू भी है कि वो ऐसी शख्सियत की मालिक है जिसकी वजह से ये बीमारी ज्यादा हो जाती? जी, क्योंकि जी। मेरी बच्ची बड़ी हसास है, बड़ी
जी जी कम वो है, और वो बड़ी हर वक्त मसरूफ रहती है, वो हर जी जी वक्त लोगों को चाहती है कि उसकी तारीफ करें, उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करें, तो वो हर वक्त इस किस्म की, वो बड़ी हसास और इस जी किस्म की लड़की है। जी तो क्या जी उसका भी कोई अमल दखल है? जी जी आपने बजा फरमाया कि जैसे कुछ लोग हसास होते हैं तो उनमें ये बीमारी होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। ये बात बिल्कुल हमारी तहकीक में ये साबित हुई है। और ठीक। अब मैं इसकी बीमारी के इलाज के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। इसकी बीमारी के दो तरीके हैं, एक बातचीत के ज़रिए इलाज किया जाता है और दूसरा दवाओं के ज़रिए से। बातचीत के ज़रिए आमतौर पे बातचीत के ज़रिए इलाज की ज़्यादा अहमियत है। इसमें जो मरीज़ होता है पहले हम उनको उनकी बीमारी की मालूमात देते हैं और उनके जो मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करते हैं। इस तरीका इलाज को हम अपनी ज़ुबान में सीबीटी कहते हैं, यानी बातचीत के ज़रिए उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। और इसमें मरीज़ का और उसके घर वालों का भी इसके इलाज में काफ़ी हमें साथ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ख़ानदान एक फैमिली थेरेपी का तरीका भी है। उसमें हम सिर्फ जो फैमिली होती है जो मरीज़ की, उनको इसकी बीमारी की मालूमात देते हैं और उन्हें ये आगाह किया जाता है कि जब घर पे इस तरह की अलामत आए तो उस वक्त जो खानदान के लोगों ने उसको कैसे संभालना है। और इसके साथ साथ जो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि दवाओं का भी कुछ अमल दखल है उसमें कि कुछ अक्सर औकात ये बीमारी जो आपकी बेटी में तशखीस हुई है ये उदासी की वजह से भी होती है। उस सूरत में हम इनको अद्वियात भी दे सकते हैं जिनको हम अपनी जुबान में सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ अरसे के लिए नींद आवर दवाएं अद्वियात भी दे सकते हैं। इसके साथ एक जो वो मैं आपको थोड़ा तफसील से ये भी बताना चाहूँगा कि आप वालदा हैं तो आमतौर पर जो घर वालों का जब ये ऐसे अलामात आते हैं तो सब घर वाले उन्हें ज़्यादा तवज्जो देने लग जाते अच्छा हैं डॉक्टर मरीज साहब, को। एक मिनट, मैं जी जी दोबारा दवाइयों की तरफ जाऊं। आपने कहा जी कि जी दवाइयां भी देते हैं कुछ मरीजों जी में जिनमें उदासी वाली कैफियत मौजूद जी हो जी या फिर मायूसी वाली, तो कितने फीसद मरीज ऐसे होते हैं जिनमें वहम वसवसे उदासी मायूसी हो तो आप ये दवाइयां देते हैं? 30 से 40 ये अब फीसद एफसीपीएस लेवल का क्वेश्चन है, ये आईएमएम जी में जी नहीं होगा, लेकिन जी जी एफसीपीएस लेवल पे ये सवाल अक्सर पूछा जा सकता है कि जी जी कोमॉर्बिड कंडीशंस जो हैं जी डिसोसिएशन में कितनी परसेंटेज में हो सकती हैं। सो वो उसका जवाब आपको आना चाहिए कि अगर राइट कोमॉर्बिडिटी जो सूडो कोमॉर्बिडिटी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर का हिस्सा हो सकती है तो कितने परसेंट है। उसमें ये कि जी 30 to 70% रिपोर्टेड है मुख्तलिफ स्टडीज में एमडीडी, 30 to ठीक है 70%, which is a 30 to high. 70% एमडीडी So जी every one third of the dissociative conversion or pseudoneurological patients can have that. There is जी a comorbidity of psychosis, OCD, and anxiety disorders as well, but percentage is जी relatively less. ठीक है, आगे चल। जी सर। और सर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का वो भी, वो तो कोरिलेशन है, वो जी कोमॉर्बिड नहीं। ओके ओके कोरिलेशन But है there ठीक are है certain personality profiles or personality disorders which have high tendency of having conversion disorder. And there are जी certain personalities which have low tendencies of having conversion disorders. So वो जी परसेंटेज भी एफसीपीएस के लेवल पे पूछी जा सकती है, आपको आनी राइट चाहिए। आईएमएम बिल्कुल के लेवल पे यूजुअली इतने कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं पूछते, एंड आई होप आप सारे आईएमएम वाले ही हैं, तो उसमें चांसेस कम है। लेकिन इस पे जी नेक्स्ट टाइम अगर बात हुई कभी तो मैं वो परसेंटेजेस पूरी डिमार्केट कर दूंगा। चलो ओके सर। आगे। अच्छा जी मैंने असद साहब जैसा कि आपको इलाज के बारे में बताया है इसमें एक अहम बात यह है कि आपके खानदान का भरपूर ताउन अगर होगा तो ये बीमारी के दोबारा आने के खदशात भी कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने के साथ साथ एक और बात का भी ध्यान रखना है कि खानदान बीमारी की वजह से कुछ लोगों को जो बीमार लोग अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल जाता है तो लाशऊरी तौर पर यह बीमारी बार बार भी आ सकती है। इस बारे में डॉक्टर आपने साहब, ये तो जो देखे ना, अब उसकी तलाक हो गई, हमने तो बड़ी कोशिश की थी कि ऐसा जी ना जी हो, लेकिन हो गया, बिल्कुल तो अब हम क्या कर सकते हैं?
जी, उसमें कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले जो बातचीत के ज़रिए इलाज करेंगे, उसमें जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो इनके साथ बातचीत करेंगे और आपको भी बताएँगे कि आइंदा इसको अगर ऐसे मसले मसाइल आएँ तो उनको उनसे कैसे सामना करना है। और दवाएँ ठीक भी है, हम जब देंगी उससे भी ये जो जो मरीज़ है उनकी कुव्वत में आइंदा ऐसी कोई मसले मसाइल आने बस में रुक बर्दाश्त करने जाओ, में बेहतर होगी। रुक जाओ। आज जी मैंने सर। तुम्हारा टाइम ब्रेक नहीं लगवाई थी, जी, ठीक है? सो जी, टाइम तुमने एक्सटेंसिव लिया, 8 मिनट राइट, का सेशन, 8 मिनट से ज्यादा तो किसी सूरत नहीं जाना, विच आई बिलीव दैट यू वुड बी एबल टू कवर अप, ठीक है? ये जितनी बातें तुम कर रहे हो उसमें 8 मिनट गुजारना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि तुमने ज्यादा ही टाइम लिया पहले वाले में भी और ये इसमें सर भी। ज़्यादा लिया है टाइम। तो ज्यादा होना बुरा नहीं है, घट जी, होना बहुत बुरा है, ठीक है? बिल्कुल, सो बोलते रहना बुरा नहीं है, चुप हो जी, जाना बुरा है। जी, रुक जाना, अटक जाना, एग्जामिनर्स के क्रॉस क्वेश्चनिंग पे फंस जाना, वो जी, ज्यादा बुरा है, ठीक है? लेकिन बिल्कुल, बोलते रहना बुरा नहीं है। सो आई जी, थिंक यू डिड वेरी वेल, थिंग्स वर जी, परफेक्टली फाइन। अब अगर करना हो तो 2 स्टेशंस मुझे फिर बताओ, अगली दफा फिर जी, कर ले, जी, ठीक है? लेट तुम जी। हुए थे, सजा मैंने नहीं ओह पूरा सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी वो मैं ना नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। घंटा पूरा हो गया इसलिए मैं भाग जाऊंगा, जी सर, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो चलो, मच। किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछना हो, कोई फीडबैक देना हो? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ईसीटी स्टेशन। सर, क्या एग्जामिनर ये पूछ सकते हैं कि ईसीटी से फर्दर क्या हम कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं अगर ईसीटी से भी कोई मैनिक एपिसोड इम्प्रूव नहीं हो रही है, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो उसके बाद हम क्या कर आईएमएम में सकते या हैं? पार्ट 2 में? सर, आईएमएम। आईएमएम में आरटीएमएस नहीं पूछता, पूछना चाहिए आइडियली स्पीकिंग, वैसे एग्जामिनर्स का भरोसा कोई नहीं होता, तुम्हें पता ही है। आईएमएम में जो स्टेशन डिमार्केट किया गया है वही होगा। लास्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर पेशेंट ने ईसीटी को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं। यूजुअली ये आईएमएम का क्वेश्चन नहीं है, ये पार्ट 2 का क्वेश्चन है। उसमें जाहिर है ऑब्वियसली यू कैन टॉक अबाउट अदर इंटरवेंशनल मेथडोलॉजीज लाइक आरटीएमसी, वो सॉरी क्या टीएमएस है, आरटीएमएस है, या अगेन सर्जरी और दूसरी ऑप्शंस हैं, लेकिन आईएमएम में नहीं। आईएमएम में यहाँ पे आमतौर पे खत्म कर दिया जाता है। अगर वो पूछें भी कि अगर जी पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप क्या करेंगे, तो आप सिर्फ इतना भी जुमला बोल देना कि देयर आर फ्यू अदर ऑप्शंस एज वेल, बट द रिलेटिव टू ईसीटी most of the research suggests that this is the treatment of choice. Otherwise we have to review our diagnosis, take the history back, go back to assess the patient again, maybe we are missing something, blah blah blah. समझ आई? जी सर, समझ आ गई, थैंक यू सो ओके, सो अगर आईएमएम में आपसे ये सवाल पूछें कि ईसीटी फेल हो गई, अब क्या करोगे, तो आईएमएम वाले को बेस्ट जवाब ये देना है कि जी मैं दोबारा से रिव्यू करूंगा, हिस्ट्री लूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट को देखूंगा, उन बाकी साइको सोशल स्ट्रेसेस को एवेल्युएट करूंगा। आईएमएम लेवल पे ये बोलना है। पार्ट 2 लेवल पे आपने फिर वो जो दूसरी स्ट्रैटेजीज हैं आरटीएमएस या बाकी सीरे, उनके बारे में बात कर सकते हैं। आईएमएम में वो मत बोलना, क्योंकि आईएमएम वाला कैंडिडेट अगर आरटीएमएस के ऊपर जाएगा तो फंसेगा, एग्जामिनर जो है ना उसको काम का घेरे में डालेगा। तंग मत होना, जी, ओके? जी सर, गुड, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू थैंक यू होपफुली सो मच सर, इन अ वीक्स टाइम। थैंक यू सो अल्लाह मच हाफिज। सर, अल्लाह हाफ़िज़।